वेलकम टू एनएन टीवी। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नागरिकता संशोधन कानून CAA सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया है। अब ये कानून लागू हो गया है। हमारे साथ शाहीन बाग के अध्यक्ष हाजी बासित साहब मौजूद है और मौलाना अख्तर आलम साहब मौजूद है, जिन्होंने काफ़ी दौड़-धूप की है शाहीन बाग के लिए, और कुछ और हमारे साथी भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे एक सबसे बड़ी खबर शेयर करना चाहूँगा। नागरिकता संशोधन कानून के नियम जारी, जानिए कैसे हो रहा है कानून लागू और क्या इसका असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट यानी CAA के नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ ये कानून देश भर में आज की तारीख से लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को नागरिकता दी जाएगी। हाजी बासित साहब, आपने अभी सुना जो मैंने पढ़ा, CAA लागू हो गया है, क्या दिक्कत है? हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत रहेगी? हम लोगों को दिक्कत ये है कि इसमें जैसे सबको इंक्लूड किए, जैसे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इससे पहले भी जो आंदोलन, धरने वगैरह हो रहे थे, वो इसी बात को लेकर के हो रहे थे कि हमारा जो संविधान है, संविधान ने जो है हिंदुस्तान के, भारत के सभी लोगों को मौलिक अधिकार दिए हैं। और जो हमारे संविधान के जो 48 अनुच्छेद है, उसके अंदर में 12 अनुसूचियां, तो आर्टिकल 14 के मुताबिक आप जात पात की बुनियाद पे किसी को नागरिकता नहीं दे सकते। देना है तो आप सबको दीजिए, लेकिन बहरहाल वो 5 कंट्रियों के या 3 कंट्रियों के जो 31 दिसंबर 2000 कौन सा सन आप बता रहे हैं कि उनके एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो हमारे हिंदू भाई, बौद्धिस्ट भाई, सिख भाई, ईसाई भाई नागरिकता मांग रहे हैं, उनको नागरिकता दे रहे हैं, तो हमें खुशी है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो है हमारा कहना यही है कि जैसे सबको आप जो है दे रहे हैं सुविधा नागरिकता की, जो बाहर से आए हुए, अगर उसमें कोई मुसलमान मांगता है तो उसको भी दी जाए नागरिकता। तो क्या वजह मानते हैं इसमें से मुस्लिम हटाने का? क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है। इससे जो है ना, इससे किसी को ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, इससे किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। अब सामने इलेक्शन है और इलेक्शन को लेकर के जो है मुद्दे इनके पास में कुछ है नहीं, क्योंकि महंगाई अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे है, और जो है बाकी की सारी चीज़ें सबके सामने ही है। अब मुद्दे कुछ है नहीं, तो ये मुद्दा ला लिए है ताकि कुछ बेचारे नासमझ लोग हैं, उनको ये लगे कि भाई अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है, वो खुश हो जाएंगे और उसका लाभ बीजेपी उठाएंगी। बाकी जबकि इससे किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है और किसी को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डरने की जरूरत थी NRC से। अब NRC इन्होंने आसाम में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये वहां पे नाकाम रहे और देश में भी ये नाकाम रहेंगे। और मेरे ख्याल से NRC को तो ये भूल ही गए। हाँ, NPR जो हर 10 साल में जिसको जनगणना बोलते हैं, वो कर सकते हैं। उसके लिए मैं यही चाहूंगा तमाम कम्युनिटी के लोगों से कि अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सही कर ले। डॉक्यूमेंट अगर नहीं है, जैसे वोटर कार्ड नहीं है तो पहली फुर्सत में वोटर कार्ड बना ले, आधार कार्ड नहीं है तो वो बना ले, डेमोसिल वो सर्टिफिकेट वगैरह जो होती है वो बना ले। अगर डॉक्यूमेंट में नाम गलत है तो उन नामों को सही कर ले। बस इतना हम करें, ये हमारे काम की चीजें, डरने वरने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी स्टडी और जहां तक मेरी जानकारी है। और मैं तो यही कहूंगा कि हमको डरने की जरूरत नहीं, हमको तो बल्कि भैया ठीक है, हमारे जो हिंदू भाई है, बौद्धिस्ट भाई है, जो बाहर से आए हैं, उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, उनको नागरिकता दे रहे हैं, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। हमको अगर अभी कुछ करना ही है तो हम एजुकेशन की लाइन से सोचे और एजुकेशन की लाइन से हम आगे बढ़े और हाई एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करें। और कोशिश ये करें कि हम एक वक्त खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और देश की उन्नति और देश की तरक्की में हम हिस्सेदार बनेंगे। इस रुझान के साथ और इस मिजाज के साथ हम आगे बढ़े, हमको डरने की जरूरत नहीं। और हम इसके ऊपर में सर्च करेंगे, ऐसा कुछ रहा तो जिस तरह NRC के खिलाफ हमने आंदोलन किए थे और बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए थे, और हम सर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, और ऐसा कुछ रहा तो सोचेंगे। अच्छा, जो मुस्लिम समाज के लोग CAA से डर रहे हैं, उनके डर की वजह का क्या मायने हैं? क्यों डर रहे हैं वो कुछ बता सकते हैं आप इस टॉपिक पर? असल में एक तो ला इल्मी की वजह से उनको पूरा ज्ञान नहीं है, उनको पूरी जानकारी नहीं है।
और कुछ ऐसे लोग हैं जो गाइडलाइन वगैरह दे रहे हैं, लेकिन उनको भी पूरी जानकारी नहीं है। भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, पहले सीएबी था, उसके बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, ये मेरे ख्याल से 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पास हुआ। उसके बाद में 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा में पास हुआ और फिर राष्ट्रपति ने उसके ऊपर में हस्ताक्षर कर दिया, तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है। तो इसके अंदर में वो जो है जो 3 देश खासकर जाहिर कर रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहां के जो हिंदू भाई यहाँ आए हुए और जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो नागरिकता मांग रहे हैं, उनको नागरिकता देने की बात अभी हो रही है। अच्छी बात है, दे उनको नागरिकता। तो कुछ अप्रोक्सीमेट टारगेट है कि कितने ऐसे लोग होंगे जिनको सीएए के तहत नागरिकता दी जाएगी? मेरे ख्याल से हजारों की तादाद में है, सिर्फ हजारों की तादाद में। बाकी कैसा प्रोपेगेंडा ज्यादा बनाया जा रहा है वो उसको सीए को लेके, ताकि मुसलमानों को डराया जाए और अधर को, जो ना समझ है, जो मतलब पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाते, उतनी खास उनको जानकारी नहीं, जो इमोशन में आकर फैसले लेते और धार्मिक भावनाओं में ज्यादा जीते, ऐसे लोगों को जो है खुश करके उनके वोट हासिल करने की एक कोशिश है इसके जरिए। अच्छा, एक बात आपने स्टार्टिंग में कही थी कि एक कानून की एक कलम है जिसके तहत हमारा संविधान ये इजाजत नहीं देता है कि किसी धर्म विशेष के नाम पर उसको नागरिकता दी जाए। उसका थोड़ा सा खुलासा कीजिए, क्या है उसकी डिटेल? देखिए, संविधान तो माशाल्लाह हमारे वहां का संविधान, मैं समझता इंडियन संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके जैसा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे संविधान के जैसा संविधान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे वहां का संविधान बहुत महान है, क्योंकि हमारे संविधान के जो निर्माता है, जिन्होंने संविधान, जिनकी क़यादत में, जिनकी लीडरशिप में, जिनकी अध्यक्षता में संविधान कमेटी ने संविधान जो तैयार की है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की क़यादत में, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो है 32 डिग्रियों के मालिक थे, 9 जुबानें वो जानते थे और उन्होंने जो है दुख दर्द को, गरीबी को और बहुत सारी पीड़ाओं को उन्होंने करीब से देखा था और झेला था। लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्होंने इसी संविधान के जरिए हर नागरिक को, ये नहीं, गरीब नहीं देखा, अमीर नहीं देखा, उसकी जात नहीं देखी, उसका धर्म नहीं देखा, उसकी नस्ल नहीं देखी, हर नागरिक को उसके अपने मौलिक अधिकार इस संविधान के जरिए भीमराव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। तो हमारे जो संविधान के 448 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां उसके अंदर शामिल है, तो आर्टिकल 14 जो के खिलाफ है ये। आर्टिकल 14 ये कहता है कि आप जात पात की बुनियाद पे किसी को नागरिकता नहीं दे सकते। आपको देना है तो आप फिर सबको दो। बहरहाल फिर भी ये दे रहे हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं। हमको जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, इनका सहयोगी करना है और हमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इसके टाइमिंग को लेके क्या सवाल खड़े हो सकते हैं? क्योंकि आज मुसलमानों का एक पवित्र महीना रमजान का शुरू हो चुका है। आज चांद रात है रमजान की, और आज के रात में इस तरह के कानून को लागू करना, क्या टाइमिंग को लेके कोई सवाल खड़े कर रहे हैं आप? टाइमिंग का देखिए ऐसा है कि देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, प्राइवेटाइजेशन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अडानी अंबानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इन सारे मुद्दों से कैसे माइंड डाइवर्ट करना, देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है बहुत बुद्धिजीवी है वो और बहुत माइंडेड है वो। उनको कैसा रहता है, जब भी इलेक्शन आता है तो बोले उठाओ एक पत्थर मार दो मुसलमानों के ऊपर, और जो है कि भाई देखो मैं अब्दुल्ला की चूड़ी टाइट कर रहा हूं। तो जो धार्मिक भावनाओं के साथ जीने वाले लोग हैं वो खुश हो जाते हैं और उसका बेनिफिट उनको मिलता है। तो हाजी बासित साहब हमारे साथ जुड़े थे। व्यूअर्स, अगर आपके सीएए को लेकर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में कर सकते हैं। बासित साहब, जाते जाते एक चीज और बताइए, क्या सीएए के साथ एनआरसी लागू हो सकता है, एनपीआर लागू हो सकता है, जिसके लिए आपने इतना बड़ा शाहीन बाग का एक कामयाब आंदोलन खड़ा किया था? मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी स्टडी है, एनआरसी तो आप भूल जाइए। एनपीआर हो सकता है, तो एनपीआर में हो सकता है डॉक्यूमेंट्स भी मांगे, तो उसके लिए जो है हमको तैयार रहना चाहिए। और वैसे भी डॉक्यूमेंटेशन जो है हमारे परफेक्ट होना चाहिए, वो हमारे लाइफ से
और हमारी जीविका से संबंधित है वो डॉक्यूमेंटेशन। तो हमको हमेशा परफेक्ट रखना चाहिए। नाम अगर गलत है तो उसको सही करना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो हमें बनाना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ अपनी कम्युनिटी में किसी को सोल्यूशन दो कि भाई ऐसा कर ले वैसा कर ले, तो मसला ये खड़ा होता है कि लाद दे लदा दे घर तक पहुंचा दे। तो हर एक को जो है जागरूक रहना चाहिए, हर एक को अवेयर रहना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट परफेक्ट करके रखना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ डरने की जरूरत नहीं, भयभीत होने की जरूरत नहीं, और जो है एजुकेशन के लाइन से हम आगे बढ़े, एजुकेशन के लाइन से हम सोचे। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन की आपने बात निकाले है, तो एक थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो जिन्हें नहीं समझता है, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना चाहिए? देखिए 1952 से लेके 1937 तक के जो लोग हैं, 1952 से लेके 1937 तक के बीच में जो बोर्न हुए, जिनकी पैदाइश हुई, उनके लिए तो लिविंग काफी है। 1987 के बाद के जो लोग हैं उनके लिए जन्म पत्रिका जरूरी है। तो वैसे तो अभी जो न्यू जनरेशन है उनकी जन्म पत्रिका हम बना ही रहे और बनाना चाहिए, लेकिन बनाते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसका नाम, उसकी माँ का नाम, उसके बाप का नाम उसके अंदर सही लिखा जाए। और आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, और जो अपना पासपोर्ट वगैरह है, ये बना के रखना चाहिए हम लोगों को। जाते जाते एक आखिरी सवाल, आपने कहा एनआरसी को भूल जाइए, इसका थोड़ा सा खुलासा कीजिए, क्यों भूल जाइए? एनआरसी पॉसिबल ही नहीं है लागू करना। वजह? वजह बहुत डिफिकल्ट मैटर है वो। थोड़ा सा खुलासा कीजिए, मतलब कहीं लागू हुआ था और क्या इश्यू आया था उसमें? भाई असम में लागू हुआ था। अच्छा, उसमें जो इश्यू पैदा हुए, जो मैटर पैदा हुए, वो सबने देखे। क्या इश्यू पैदा हुए? जो मतलब पुराने नागरिक देश के जो मिलिट्री में थे, जो फौज में थे, और यही नहीं कि मुसलमानी थे, दूसरे धर्मों से जो संबंधित थे, उनकी भी नागरिकता खत्म हो रही थी ना। वो ऐसे हो गया था, कराले गेला का है झाला का है। हाँ, तो इनको बैक होना पड़ा वहां। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। अगर आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया है, वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब जैसे जैसे ये वीडियो लोगों के सामने आएगा तो लोगों के सामने खुलासा होगा। हाजी बासित साहब हमारे साथ सवालों के जवाब देने के लिए उपलब्ध हुए। हम एनएनटीवी की पूरी टीम अब्दुल शेख के साथ उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बने रहे एनएनटीवी के साथ। जय हिंद,